विधु और कश्मीरा भी सुधा के किराए के घर पर पहुंच चुके थे। कश्मीरा इतनी हाउसिंग सोसाइटी में आकर परेशान हो रही थी। उसे पता नहीं था कि सुधा का घर कहाँ था, पर विधु उसे अपने साथ ले आया, जैसे वो सब कुछ जानता था कि उसका घर कहाँ था। वहाँ जाकर विधु को सरोज ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था और उसने कोयल ने भी सरोज का साथ देना। विधु को कोयल की कही गई बातों का बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप में मुस्कुराते हुए शांत रहने की कोशिश कर रहा था। कोयल के कहे शब्दों के बारे में जब वो सोच रहा था तो उसका मुंह बढ़ता जा रहा था। वो खिड़की पर से अपनी नज़र हटाने तक को राजी नहीं था और काफ़ी देर से वो इधर उधर देखता जा रहा था, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और थोड़ी देर में एक धमाके जैसी आवाज़ हुई। कश्मीरे ने देखी कि गुस्से में विधु ने अपनी मुट्ठी भींच ली और फिर उसे सामने अपनी टेबल पर पटक दिया। टेबल पर जो चाय थी वो नीचे गिर गई और उसी के साथ चाय से भरा कप भी टूट गया। विधु का पारा 7वें आसमान पर था और कोयल, जो कि उसके बारे में अभी तक बुरा भला कह रही थी, उसने जैसे ही कप टूटने की आवाज़ सुनी तो वो बुरी तरीके से घबरा गई और अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने विधु की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसका गुस्सा सर में बदल गया था और यह देखकर कोयल के दिल में गिल्टी महसूस होनी शुरू हो गया। उसे अब जाकर एहसास हो रहा था कि वो विधु के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। उस इतने में लोगों के सामने इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा था और यह सब कोयल की वजह से हुआ। लेकिन एक और चीज़ थी जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था। जब उसने देखा कि जब विधु को गुस्सा आ रहा था तो कोयल अपने मन में यह बात समझ नहीं पाई कि उसे गिल्ट क्यों हो रहा था। वो तो विधु को गुस्से में देखने के लिए बेताब रहती थी, लेकिन आज जब विधु उसकी मन की इच्छा पूरी कर रहा था तो उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। अरे क्या दिक्कत है भाई, तुम्हें? सरोज ने विधु की तरफ देखते हुए पूछा। उसे विधु को ताने मारने का एक और मौका मिल गया था। यह मेरी बेटी का घर है, तेरी झोपड़ी नहीं है कि तेरे मन में जो आए करता जा रहा है, समझे? सरोज ने विधु की तरफ उंगली उठाई। और देख, निकल जा अभी के अभी मेरी बेटी के घर से बाहर जा। तू समझता क्या है अपने आप को? क्या लगता है तुझे? है कौन तू? तुझे मैंने कहा था ना कि अब मेरे सर से पानी ऊपर को जा रहा है, समझा ना? अगर तू अब कुछ करने की सोचा भी ना तो सीधा पुलिस को बुला लूँगी, सरोज ने विधु को फटकारते हुए कहा। इस तरफ विधु को सरोज की ऐसी बातें सुनकर विधु का मन तो कर रहा था कि वो सरोज को लात मारकर घर से बाहर निकाल दे, लेकिन वो सिर्फ सुधा का चेहरा देखकर रुका हुआ था। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ के सामने सुधा की बेइज्जती हो जाए। वो लोग बड़ी आस से विधु के पास आए थे और विधु भी उन्हें निराश नहीं करना चाहता था और वो खुद के चक्कर में दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अभी चुप बैठा हुआ था। मम्मी, आपको इतना नहीं बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, काफ़ी तो टूटा है ना, कौन सी बड़ी बात है इसमें? आप इधर आओ पहले। सुधा ने सरोज को शांत कराने के लिए कुछ कहना चाहा। इधर जैसे ही सुधा ने सरोज को शांत कराना चाहा, सरोज शांत हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ आई। सुधा अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगी। गजराज बाहर से वापस आ गया और उसको खाने के बाद ही सुधा को थोड़ा सुकून मिला। सॉरी मम्मी, मैंने आप लोगों को इतना इंतज़ार करवा दिया। मैं रसोई में जाता हूँ और आप सबके लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, गजराज ने कहा। वो केवल सब्जी ही नहीं बल्कि अपने साथ मीट भी लाया था। आज वो घर में चिकन बनाने वाला था। रसोई कहाँ है? गजराज ने सुधा के कान में पूछा और फिर सुधा उसे रसोई की तरफ ले जाने लगी। थोड़ी ही देर में बर्तनों की आवाज़ आना शुरू हो गई। सरोज अपनी जगह से खड़ी हो गई और रसोई की तरफ जाने लगी। वो खुद भी उन लोगों की मदद करना चाहती थी। मैं भी आता हूँ, पारस ने कहा।
उसे मालूम था कि वो इस वक्त कश्मीरा के करीब तो जा नहीं सकता था, इसलिए उसने सोचा कि सरोज के सामने वो अपनी इमेज को चमका ले। इसलिए वो खुद भी उनके पीछे चल पड़ा। इधर अब कोमल का मन थोड़ा शांत हो गया था और वह दूसरे माले पर घर को देखने के लिए चली गई थी। वहाँ एक बालकनी पर जहाँ उसे अच्छी हवा आती थी। इस आवाज़ से विधु के घर में रह रही बूढ़ी औरत पछूती नहीं रह गई। जैसे ही ये सब आवाज़ उसके कानों पर पड़ी तो वह चौकन्नी हो गई। फिर उसने अपनी आँख खोली और अपनी जगह से खड़ी हो गई। आज उसने पहली बार अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे बाहर आने लगी। कोयल दूसरे माले पर खड़ी थी और वो घर को देख रही थी, लेकिन उसे पता नहीं चला कि विधु की सास यानी वो बुढ़िया लड़की, जो असल में बुढ़िया दिखती नहीं थी, उसके आसपास के कमरे में ही घूम रही थी। फिर वो सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे आने लगी। जैसे ही वह सीढ़ी से नीचे उतरी तो उसने देखा कि वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे। अरे बाप रे! ठीक इसी वक्त विधु की नज़र अपनी सास पर चली गई। वो पहले ही लिविंग रूम में आकर खड़ी हो गई थी और विधु को उसको देखकर डर लग रहा था। विधु ने यह नहीं देखा कि पहले ही उसके हाथ में ब्लेड के 2 टुकड़े मौजूद थे। ठीक इसी वक्त पारस और गजराज भी रसोई से बाहर आ गए थे। ये तो जैसे ही सरोज ने उस बूढ़ी औरत को देखा तो वो सन्न रह गई। दरवाजे की घंटी तो बजी नहीं थी, इसका मतलब साफ था कि वो घर के अंदर ही थी। सरोज ने गुस्से में गजराज की तरफ देखा और पूछा, गजराज कौन है ये? और यह तुम्हारे घर के अंदर क्या कर रही है? वो ये मालूम नहीं कौन है। तुम अभी के अभी मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? सच बताओ कौन है? कहीं यह तुम्हारी? सरोज ने कहा और फिर शक की नज़रों से गजराज को देखने लगी। उस लड़की की सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी। वो भी काफ़ी सुंदर और जवान नज़र आ रही थी। सरोज को भी यह सोचने में देर नहीं लगी कि वो सच में इस लड़की को छुपाकर अपने घर में रखा हुआ था और वो उसके साथ रंगलीलियाँ मना रहा था। नहीं मम्मी, कैसी बात कर रही हैं आप उल्टा सीधा मत सोचिए। मैं नहीं लाया इसे, मैं तो खुद भी गजराज ने नाम है अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन थी, कहाँ से वो आई थी। हाँ मम्मी, आप गलत मत समझिए। इस लड़की को और गजराज को आपस में कुछ लेना देना नहीं है। सुधा भी गजराज के पक्ष में आकर खड़ी हो गई। वो बंगला भी वैसे भी विधु का था। ऐसे में कोई भी लड़की वहाँ छुपकर रह रही थी तो हो सकता था वो विधु के साथ रह रही हो, वो गजराज के साथ नहीं रह सकती थी। इतने में वो बूढ़ी औरत गमले में देखी और उसका फूल तोड़ लिया और वो बड़ा सा गमला सरोज और बाकी लोगों के जाकर टकरा गया। सरोज और बाकी लोग उस गमले की वजह से नीचे गिर गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ी औरत उस गमले को हवा में उड़ाया था। सरोज ने उस लड़की की ओर देखी और फिर बोली, ए लोमड़ी की बच्ची, चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जा, अभी के अभी। सरोज ने उस लड़की को कहा, अरे बुढ़िया, तुझे क्या जिंदा रहकर अभी सुकून नहीं मिल रहा क्या? मरना चाहती है कि तू? जैसे ही वह लड़की उसके मुंह से यह बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। फिर उसने अपनी हथेली हिलाई और उसकी हथेली में ब्लेड के टुकड़े आ गए। जैसे ही विधु ने यह सब देखा तो वह घबरा गया। उसने उस बूढ़ी को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। अरे नहीं दादी, उसे छोड़ो, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, इनके दिमाग नहीं है, प्लीज़ इन्हें जाने दो, छोड़ दो, विधु ने उसके कान में कहा। छोड़ दूँ इन्हें? उस बूढ़ी ने विधु की तरफ देखते हुए कहा। विधु को यह बात अच्छे से मालूम थी कि अगर वह बूढ़ी को छोड़ देता तो वह आज इनमें से कोई भी जिंदा बचने वाला नहीं था, इसलिए वह उस बूढ़ी को पकड़ा हुआ था। अब जैसे ही लड़की ने, जो कि विधु की सास थी, उसने सरोज को देखा तो सरोज के माथे का पसीना सूख गया था। वो खुद ब खुद अपने आप 2 कदम पीछे खींचने लगी। अरे नहीं आंटी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बचा लूँगा। मुझे लगता है यह छोटी बच्ची आपसे गुस्सा है।
और आपको मारना चाहती है। तो ठीक है, आने दो साली को, हम भी देखते हैं क्या करती है। पारस को लगा कि सरोज के दिल में जगह बनाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था, इसलिए वह अपने मन से ही सरोज के सामने आकर खड़ा हो गया। अब विधु की हाथों में वह बूढ़ी औरत की आवाज़ कांपनी शुरू हो गई। उसे हालांकि ताकत लगानी नहीं पड़ रही थी, फिर भी विधु को ऐसा लग रहा था कि उसकी बाहों में दर्द होने लगा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या विधु उसे छोड़ देता? क्या वो बूढ़ी किसी की जान ले लेती? आपको क्या लगता है? क्या होंगे ये सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जानने के लिए सुनते रहिए जर्नी फ्रॉम प्रॉपर्टी टू रिच, सिर्फ A1 लाइफ FM चैनल पर।